हम प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत प्रथम भाग में प्रबंध क्या है, उसका महत्व क्या है और कुछ विद्वानों के विचार क्या हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम जो विद्वान हैं उनके बारे में, उनकी विचारधाराओं के बारे में, उनकी सिद्धांतों के बारे में व्याख्या करेंगे। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एक नाम काफ़ी प्राथमिकता से लिया जाता है, वह है फ्रेडरिक टेलर का। फ्रेडरिक टेलर वह शख्स थे जिन्होंने एक श्रमिक के रूप में, एक फोरमैन के रूप में, एक नीचे स्तर के मैकेनिक के रूप में कार्य प्रारंभ किया और बाद में वह उस संस्थान में, उस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बने और बाद में उसके प्रबंधक होने के साथ साथ बाद में स्वामी भी बने। उनका काफ़ी ज़्यादा अनुभव था। जैसे कि हमने अपने आगे बताया था कि प्रबंध के लिए उनके अनुभव और शिक्षा का होना आवश्यक है। यह दोनों चीज़ें फ्रेडरिक टेलर के पास थी। इन्हीं चीज़ों को लेकर हमने इनके सिद्धांतों को लिया और इन्होंने अपने सिद्धांतों में क्या बताया, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने पहला कहा, दैनिक कार्य में अकुशलता का प्रभाव एवं बड़ी हानि उठानी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी एक अकुशल व्यक्ति को रखते हैं, हमारा कार्य प्रभाव होगा, समय भी बेकार जाएगा, गतिविधि भी व्यर्थ जाएगी और वह जब गतिविधि अनावश्यक रूप से करेगा तो उसको थकान होगा। और जब यह तीनों चीज़ें होगी तो हमारे को अधिक समय देना पड़ेगा, हमें अधिक वेतन देना पड़ेगा, या वेतन दे रहे हैं जितना सीमित दे रहे हैं उतना हमको लाभ नहीं मिल पाएगा या उनकी सेवाओं का लाभ हम नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ पे निश्चित तौर पर हमें हानि होगी, व्यापार को नुकसान सहना पड़ेगा। इस कारण दूसरे शब्दों में कहूँ तो इनके कहने का मतलब ये है कि हम जब व्यक्ति को रखते हैं, वह अकुशल है तो उसे कुशल बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए ताकि हम प्रबंधकीय व्यवस्था के सिद्धांतों का अनुपालन कर सकें। अकुशलता का इलाज व्यवस्थित करना प्रबंधन है, ये आगे कह रहे हैं, न कि असाधारण कर्मी की नियुक्ति या तलाश करना। जो व्यक्ति अकुशल है हम उसे प्रशिक्षित करें, जो व्यक्ति क्षमताहीन है उसकी क्षमता में हम वृद्धि करें। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को रोजगार से निकालें और किसी कुशल व्यक्ति की नियुक्ति के लिए प्रयास करें। इस कारण आप देखिएगा बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं प्रबंधकीय कार्य के साथ साथ प्रशिक्षण का कार्य भी रखते हैं और जो कर्मचारी नई तकनीकी में आते हैं, नए नियुक्त होते हैं, उन्हें अपने संस्थान में पहले प्रशिक्षित करते हैं, फिर बाद में उसको कार्यदायित्व सौंपते हैं। अर्थात अकुशल व्यक्ति है या उसके में क्षमता कम है तो उसकी क्षमता में वृद्धि करना, उसे प्रशिक्षण प्रदान करना, ना कि योग्य व्यक्ति की तलाश में समय को ढूंढना और जो वर्तमान में जो है उनको सेवा मुक्त करना, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। इनके सिद्धांत में कहते हैं जो अकुशल श्रमिक हैं या जो क्षमता जिनमें कम है उनको व्यवस्थित प्रबंधन अर्थात प्रशिक्षण आदि के माध्यम से उन्नत कर योग्य बनाना प्रबंधन है। यह सिद्ध करना कि प्रबंध एक वास्तविक विज्ञान है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात फ्रेडरिक टेलर जो कहते हैं वो ये है कि प्रबंध एक वास्तविक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं, वास्तविक विज्ञान है। अर्थात जिसका हम निरंतर अध्ययन करते हैं वह विज्ञान है, जिसका निरंतर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह विज्ञान है। तो प्रबंध कहीं पे भी थोड़ी सी भी चूक हुई, आपने आंख बंद किया कि घटना घटी। जो ये जो कहा जाए कि प्रभावहारित विधियों, मतलब जो प्रभार युक्त व्यक्ति हैं उनकी विधियों, नियमों और सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। आपने जो नियम बनाया है, जिनको समय पे आना है, जिनको कुछ कार्य करना है, उनके लिए कुछ नियम बने होंगे, उनके लिए कुछ सिद्धांत बने होंगे, उससे बाहर वो नहीं जा सकते। जाते हैं तो वो दंडनीय होगा, खंडनीय होगा, वहाँ पे प्रबंध रुकेगा। तो इनका अगला कहना यही है कि जब हम इनके सिद्धांतों की बात करते हैं तो हमको वहाँ पे उनके नियमों, सिद्धांतों, मार्गदर्शनी पद्धतियों का हमें अनुपालन करना होगा। चौथा कहते हैं प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत आम जन के कामकाज से लेकर बड़े उपक्रमों तक के हर मानवीय क्रियाओं पर लागू होते हैं। यह मशीन पे लागू नहीं होता, ये भूमि भवन पर लागू नहीं होता,
यह जो लागू होता है मानवीय क्रियाओं पर, चाहे वह ऑफिस का काम हो, चाहे वह फैक्ट्री का काम हो, उन पर यह लागू होगा, उनकी गतिविधियों पर लागू होगा, उनके सिद्धांतों पर लागू होगा। फिर आगे कहते हैं यह विश्वास दिलाना कि अपनाए गए सिद्धांत से सफलता निश्चित है। निश्चित तौर पे जब आप कोई लक्ष्य रखे हैं, कोई उपदेश निर्धारित किए हैं, तो उसके लिए कोई नियमावली बनी होगी, उसके कार्य करने की पद्धति बनी होगी, और वैसे ही चलने पर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आप दूसरी पद्धति स्वीकार करेंगे तो वह सभी के सिद्धांतों से गलत बैठेगा, कार्य गति प्रभावित होगी, लोगों को समझाने में असुविधा होगी। अर्थात जो सिद्धांत और पद्धति अपनाई गई है उसी का अनुपालन करके करना होगा। इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई। फ्रेडरिक टिलर के वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत कहा गया है, जिसमें इन्होंने 5 पॉइंट बताए। इनकी कुछ आलोचनाएं हुई। मैंने इसमें आलोचना का चौथा पॉइंट लिख के रखा, अव्यवहारिक सिद्धांत। पुस्तकीय ज्ञान के हिसाब से अव्यवहारिक सिद्धांत जो कहते हैं वो चौथे नंबर पर है, लेकिन अध्ययन के बाद अनुभव के अनुसार जो मैं कहता हूँ, फ्रेडरिक टिलर के सिद्धांत का सबसे बड़ा जो आलोचना का कारण है वो है अव्यवहारिक सिद्धांत। साहब, हर चीज़ में एक सिद्धांत बना दोगे, हर चीज़ में एक नियम बना दोगे, हर चीज़ में समय बताओगे, हर समय में गति बताओगे, हर समय में थकान हो गई बोलोगे। अरे साहब, हर की कार्य की क्षमता अलग होती है, हर कोई की थकान के मापदंड अलग होते हैं, हर कोई कार्य को समय में करे ऐसा संभव ही नहीं है। कुछ लोग जल्दी करेंगे, कुछ लोग विलंब करेंगे, कोई थक जाएगा, कोई अस्वस्थता की परिस्थिति आएगी, कोई सामाजिक परिवेश बदलेंगे, कई घटनाक्रम रोजमर्रे के जीवन में, मानव जीवन में होते रहते हैं, उससे भी प्रभावित होता है। इस कारण आपका ये कहना है कि जो मैं नियम बना दिया, जो मैंने सिद्धांत बता दिया, जो आपको आदेश दे दिया, उसका ही पालन निरंतर होता रहे, यह संभव नहीं होता। कुछ व्यवहारिक रूप में उसमें समायोजित करना पड़ता है और वही प्रबंध होता है। दूसरा, नियोजन एवं कार्य संपादन को नकारना सर्वथा अनुचित था। इन्होंने मानवीय क्रिया के बारे में कहा, योजनाओं के बारे में नहीं कहा। कार्य कैसे निष्पादन करना है इस पे कोई चर्चा नहीं की। हमने जो बता दिया आपको नियम, जो समय बता दिया, जो गति बता दी, उसी में करना है। कई बार हम योजना बना के तय तो करें कि 8 लोग 8 बजे से 4 बजे तक काम करेंगे, कहीं तो योजना बनाएंगे। कई बार 6 लोग भी काम कर सकते हैं, किसी को ड्यूटी ऑफ देंगे, किसी का कुछ करेंगे, क्या है। तो आपको कुछ एक योजना बनानी पड़ेगी। हम कहाँ पे फैक्ट्री खोलेंगे, कितने पैसे विनियोजित करेंगे, कितनी इकाई लगाएंगे, कब हमको उत्पादन करना है, उसका कालखंड निर्धारित करेंगे। कोई एक योजना, फ्रेमवर्क रहेगा। कार्य संपादन की पद्धति होगी। जो कार्य हम कर रहे हैं, जैसे हम कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे कार्य का संपादन होता है। पहला पीरियड क्या रहेगा, दूसरा पीरियड क्या रहेगा, तीसरा पीरियड क्या रहेगा, चौथा क्या रहेगा, पांचवा क्या रहेगा, क्या उसके बाद 5 पीरियड के बाद पढ़ाना उचित है। इन सब बिंदुओं पर हमको निर्णय लेना पड़ता है। तो संपादन की पहचान भी करना जरूरी है, उनको नकारा नहीं जा सकता। इसको नकारना सर्वथा अनुचित है। दूसरा बताया गया, व्यवसाय के कार्य को 2 भागों में बांटना। बिल्कुल सही बात है, हमको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। कौन कौन से 2 भागों में? सोचने और करने में। कई बार ऐसा होता है हम सोच के जाते हैं पर वो नहीं हो पाता, या हम वह नहीं कर पाते, क्योंकि सोचने में और करने में एक चीज जुड़ती है बीच में, वो होती है परिस्थितियां, जिसके कारण कार्य, सोचे हुए कार्य समय पर हम नहीं कर पाते, क्योंकि वह परिस्थितियां हैं जिसमें वह बट जाती है। तो ये इन्होंने भूल की और इन चीज़ों को छोड़ा। मानव श्रम को हम कलपुर्जे के रूप में जानने लग गए। फ्रेडरिक टेलर मनुष्य को यंत्रवत बना दिए। नहीं, तुम इस गति से काम करोगे, तुम इतने देर काम करोगे, इतने देर में तुम थक जाओगे, इतने देर में तुम आराम करोगे, इस गति से तुम्हारा समय का नुकसान हो रहा है। ये सब बातें कलपुर्जों के लिए हो सकती है, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं हो सकती। तो इनके इस सिद्धांत की यहाँ पे आलोचना हुई। फ्रेडरिक टेलर जो थे अमेरिकन विद्वान थे। हम हेनरी फ्योल, जिसकी हम पहली परिभाषा पढ़े थे, और उर्विक हेनरी फ्योल जो थे
वो फ्रांसिस थे, और उर्विक जो है यूरोपियन क्षेत्र के विद्वान थे, जिन्होंने अपने प्रबंधकीय ज्ञान के साथ साथ प्रबंधकीय कार्य किया और लंबे अनुभव के बाद इन पुस्तकों को लिखा और उसमें अपने सिद्धांतों को बताया। पहले इन्हीं दोनों के सिद्धांत को हमने क्लब करके 14 पॉइंट में बनाया है। ये इनके दोनों के सिद्धांत को जोड़ के हमने प्रबंध के सिद्धांत के रूप में इसे प्रतिपादित कर रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिससे पहला कहा गया कार्य का विभाजन, श्रमिकों के बीच, अधिकारी कर्मचारियों के बीच, विभागों के बीच कार्यों का वितरण होना चाहिए। कौन व्यक्ति विक्रय का कार्य करेगा, कौन व्यक्ति क्रय का काम करेगा, कौन व्यक्ति स्टोर में रखेगा, कौन व्यक्ति उत्पादन करेगा, कौन व्यक्ति लेखा रखेगा, कौन जो है बिल काटेगा, कौन जो है नगद राशि रखेगा, कैशियर का काम करेगा। ऐसे सब के कार्य बटे रहना चाहिए। कार्य का निश्चय होता है और वह कार्य बटा होता है, उसको छोड़कर वह दूसरा कार्य नहीं करेगा। आदेश में एकता होनी चाहिए, सबके लिए आदेश एक समान होनी चाहिए। दो प्रकार के आदेश जारी नहीं होंगे, उससे दोनों आदेश में विभिन्नता होने से सबके लिए एक समान आदेश होने में कार्य करने में सुगमता होती है, और विभिन्नता रहेगी तो वहाँ पे कार्य करने में परेशानी या त्रुटि होगी। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, जब हम कार्यों का विभाजन कर दिए तो अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण भी होगा कि आपका उत्तरदायित्व ही ये करिए और आपका कर्तव्य है कि आप करिए, यह निश्चित तौर पर निर्धारित होना चाहिए। निर्देश की एकता, मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ, निर्देश एक समय में एक ही निर्देश दिया जाना चाहिए। 2 से 3 निर्देश देंगे तो उससे व्यवस्था बनाए रखने में असुविधा होगी। एक उदाहरण लो, आपके कार्यालय में एक सहयोगी कर्मचारी है, 4 लोगों के बीच में एक सहयोगी कर्मचारी है। एक व्यक्ति बोलता है फाइल निकाल के लाओ, दूसरा व्यक्ति बोलता है कि पानी लेके आओ, तीसरा व्यक्ति कहता है तुम बाजार जाओ डाक छोड़ के आओ। इन सभी के बीच में निर्देश में कोई एक रूपता है क्या? तब सहयोगी कर्मचारी कहता है हाँ साहब पानी पिला के जाता हूँ, फिर कहता है जा रहा है उसके पहले फाइल ले आ, तो वह आदमी कार्य नहीं कर पाएगा, वह असमंजस की स्थिति में रहेगी। एक समय में एक ही निर्देश होना चाहिए। इसके बाद आता है अनुशासन। अनुशासन तो सर्वविदित है, किसी भी कार्य करने के मापदंड होंगे, आचरण नियम होगा जिसका पालन करना सबको आवश्यक है। व्यक्तिगत हित को सामान्य हित से अलग रखना चाहिए या उसके अधीन रखना चाहिए। मेरा जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, मेरा जो व्यक्तिगत इच्छा है, वह सामान्य इच्छा अर्थात मैं जिस संस्था में हूँ उससे वह अलग होगा। मैं उस संस्थान के हित से ऊपर अपने सिद्धांत को नहीं रख सकता। संस्था के हित पहले, उसके बाद फिर मेरा हित। जब मैं कार्यालय में पहुँच गया तो पहले कार्यालय का हित देखूंगा, बाद में व्यक्तिगत हित देखूंगा। कर्मचारियों को प्रतिफल, जो कर्मचारी को जो कार्य मिला है, हमने जो कार्य पर आदेश का वितरण किया है, उत्तरदायित्व और कर्तव्य का निर्धारण किया है, उसी के हिसाब से उसका प्रतिफल निर्धारित होना चाहिए। केंद्रीकरण, अधिकार एक व्यक्ति के पास ही केंद्रित होगा। हर व्यक्ति को अधिकार दे देंगे तो आदेश अलग अलग होंगे, निर्देश अलग अलग होंगे। इसलिए जरूरी है कि केंद्रीकरण होना चाहिए। कार्यालय का एक प्रमुख मतलब वो एक ही प्रमुख होगा, कोई दूसरा प्रमुख नहीं होगा। जहाँ पे 2 प्रमुख होते हैं वहाँ पे विवाद उत्पन्न होता है। इसके बाद आगे कहा जाता है न्याय। बिल्कुल पारदर्शी कार्य होना चाहिए, उसमें न्याय का स्वरूप झलकना चाहिए, अर्थात किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, किसी का वेतन अनावश्यक कटना नहीं चाहिए। तनाव की स्थिति उत्पन्न होती हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती हो, तो वहाँ पर न्यायपूर्ण स्थिति होनी चाहिए। जो सत्य है उसी की जीत होनी चाहिए। प्रेरणा, जब हम श्रमिक को रखे हैं, कार्य का बंटवारा किए हैं, उत्तरदायित्व का भी हम निर्धारण किए हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ प्रेरणा देना पड़ेगा। जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उसको अतिरिक्त बोनस देना पड़ेगा। जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उसे हमें सम्मानित करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उसको हमें अवसर देने होंगे पदोन्नति आदि की। जब तक हम कोई उसको प्रेरणादायक कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक कर्मचारी का मनोबल नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये शब्द जोड़ा गया प्रेरणा। इसके आगे कहा जाता है अधिकारियों में संपर्क।
अधिकारियों में संपर्क का मतलब मैं यहाँ पे समन्वय से लेता हूँ। दो अधिकारियों के बीच निरंतर बातचीत होनी चाहिए, कार्यों को समझने, बातों को एक दूसरे की जानने की इच्छा होनी चाहिए। जब एक इकाई से दूसरी इकाई पे माल जाएगा तो बताना चाहिए कि मैं माल भेज रहा हूँ या इस समय भेजूँगा, मैं रखूँगा, नहीं रखूँगा। ये सभी तथ्यों को हमको बताना पड़ेगा। अधिकारियों में संपर्क होना नितांत आवश्यक है। कर्मचारियों के पदों की स्थिरता, कर्मचारियों के पदों की स्थिरता होनी चाहिए। आज एक व्यक्ति के एक कार्य का है, फिर उसे हटा के दूसरे कार्य में लगा दिए, फिर तीसरे दिन तीसरे कार्य में लगा दिए, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्य में स्थिरता प्राप्त नहीं हो पाएगी। व्यक्ति का कर्तव्य दायित्व निर्धारित नहीं हो पाएगा। ऐसी दशा में हम उसका समग्र रूप से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इस कारण जरूरी है कर्मचारी के पदों की स्थिरता बनी रहे। इसके बाद आता है सहयोग की भावना। हर अधिकारी कर्मचारियों को परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे को सहयोग करने की भावना जब रहेगी तभी हम प्रबंधन कर पाएंगे, और यदि अगर सहयोग की भावना नहीं रहेगी तो प्रबंधन से हमारी चौपट हो जाएगी। फिर कहा गया प्रबंध के नवीनतम सिद्धांत। क्या नवीनतम सिद्धांत है? तो पहला कहते हैं प्रयोग एवं नियोजन। हम किसी चीज़ का पहले प्रयोग करके देखें कि वह सकारात्मक परिणाम देते हैं कि नकारात्मक परिणाम देते हैं। अगर उसका प्रयोग सफल होता है तो हम फिर उसके लागू करने के लिए योजनाएं बनाएंगे, नियोजित करेंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसकी गतिशीलता पर हम विचार करेंगे। जब यह दोनों कार्य हो जाए तो हम अगला बिंदु लेंगे प्रमाणीकरण। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस कार्य का प्रमाणीकरण होना चाहिए कि उसकी कार्य की गुणवत्ता किस प्रकार की है। कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट है, मध्यम है, या उसमें और सुधार की कोई संभावना है। हम कार्यों को, क्षमताओं को मूल्यांकित कर प्रमाणित करेंगे। कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण, स्वस्थप्रद वातावरण होना चाहिए। जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ काम करते करते यदि अगर मन घुटने लग जाए, प्रकाश नहीं है, हवा नहीं है, वहाँ पे गंदगी है, तो वह प्रबंध की व्यवस्थाओं को बिगाड़ेगा। प्रबंधक कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसा अस्वस्थ वातावरण हो। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत में कहा गया है कि कार्यस्थल पर स्वस्थपूर्ण वातावरण होना चाहिए। ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ताप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए, और आवश्यकता अनुसार जो सामग्री वहाँ उपलब्ध होना चाहिए वो व्यवस्थित रूप से रखा हुआ होना चाहिए। फिर आता है नवीन दृष्टिकोण, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रगतिशील होना चाहिए। कदम रुकने की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ मैं वही करूँगा, कोई सुधार नहीं करता। अरे साहब मैं तो रसीद हाथ से काट रहा हूँ ना, आपको क्या तकलीफ़ है, कंप्यूटर को आप अपने पास रखो, ये भाषा प्रयोग में नहीं आएगी। हमको समय के साथ जो नवीन आवश्यकताएं हैं, जो नवीन संसाधन हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, उसे स्वीकार करने का दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर आता है व्यावसायिक प्रबंध के प्रकार। अब देखिए साहब, जब हम काम करने आए हैं, व्यावसायिक प्रबंध के प्रकार में आ रहे हैं, तो हमको एक चीज़ जानना जरूरी है कि प्रबंधात्मक दक्षता किस में होगी, तकनीकी ज्ञान किस में होगा, और वित्तीय ज्ञान या सुरक्षा किस में होगी। प्रबंधात्मक दक्षता शीर्ष स्तर के प्रबंधन पर होना ही चाहिए। तकनीकी ज्ञान मध्यम स्तर को होना चाहिए, जिसको हम कार्य सौंपे हैं, हम फाइनेंस का काम सौंपे हैं तो उसको फाइनेंस का ज्ञान होना चाहिए। हमने यदि अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक का काम सौंपा है तो उसे इलेक्ट्रिक ज्ञान होना चाहिए, तो यह भी आवश्यक है। फिर वित्तीय ज्ञान, हर व्यक्ति को उसको कितनी तनख्वाह मिल रही है, कितना महंगाई भत्ता मिल रहा है, मकान किराया भत्ता कितना मिल रहा है, ये कब उसे वेतन वृद्धि प्राप्त होगी, उसका पदोन्नति कब होगी, ये सब चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। और आता है सुरक्षा, इसी के साथ वह कितना सुरक्षित है। फैक्ट्री में देखिएगा आप, मैनेजर जब पहुंचता है तो हेलमेट नहीं लगाया रहता, मालिक पहुंचता है तो कोई हेलमेट नहीं रहता है, उसके पास सुरक्षा की कोई चीज़ें नहीं होती, पर श्रमिक होता है उसके पास ये सब चीज़ें होती हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहूँ, प्रबंधात्मक दक्षता जो है शीर्ष स्तर पर, उच्च स्तर के जो होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, जिसे हम मानते हैं
60 से 65%। तकनीकी ज्ञान, शीर्ष स्तरीय प्रबंध को उतना तकनीकी ज्ञान नहीं होता जितना मध्यम स्तरीय को होता है, क्योंकि हम उसी की विशिष्टीकरण के कारण ही हम उसको मध्यम स्तर का प्रबंधक का दायित्व सौंपे होते हैं। वित्तीय ज्ञान और सुरक्षा, वित्तीय ज्ञान और सुरक्षा निम्न स्तर के कर्मचारियों पर सर्वाधिक होता है। वह अपने वेतन के बारे में जानते हैं, अपने मजदूरी के बारे में जानते हैं और अपनी सुरक्षा के बारे में सजग रहते हैं। ये बताने का तात्पर्य है कि श्रम के पास प्रबंधकीय ज्ञान कम होता है। मध्यम वर्गीय प्रबंधक जो होते हैं उनके पास तकनीकी ज्ञान अधिक होती है, प्रबंध कौशल अपेक्षाकृत कम होता है। जो शीर्ष स्तर के प्रबंध है उसकी तुलना में इसका प्रबंधकीय ज्ञान का अभाव कम होता है। श्रमिक जो स्वयं कार्य करता है वो किसी से करवाता नहीं है, इस कारण उसके पास प्रबंधकीय कौशल जो है वह कम होता है, पर चूंकि वह कार्य करता है वहाँ पे तो उसे अपने वेतन का, अपने सुरक्षा का पूरा ज्ञान होता है। तो यह निम्न स्तरीय प्रबंध में प्रबंधकीय कौशल का या श्रमिक स्तर पर प्रबंधकीय कौशल का और तकनीकी ज्ञान का अपेक्षाकृत अभाव होता है। शीर्ष स्तर को नीचे स्तर के तकनीकी ज्ञान और वित्तीय और इन सब चीज़ों का ज्ञान कम होता है, बल्कि वह अपने ज्ञान को बनाए रखने के लिए तकनीकी ज्ञान के लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है, वित्तीय ज्ञान के लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है, सुरक्षा के लिए भी विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है। अर्थात तकनीकी है तो उसके हिसाब से वो कंप्यूटर का रखेगा, उसको आवश्यकता है तो इलेक्ट्रिशियन का रखेगा, उसको ज़रूरत है मैकेनिकल की तो मैकेनिकल वाले को रखेगा, उसको वित्तीय साधन की आवश्यकता है तो वह चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA फाइनेंस इन लोगों को रखेगा, सुरक्षा की बात रखेगी तो सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह को अपॉइंट करके रखेगा। ये सब किसके अपने प्रबंधकीय कौशल को बनाने के लिए शीर्ष स्तरीय प्रबंध ये सब कार्य को करते हैं। ये यहाँ पे ये अध्याय को पढ़ने के बाद हमको यह एहसास होता है कि प्रबंध के अंतर्गत हमको अपनी कौशल और योग्यता और दक्षता के हिसाब से मध्यम श्रेणी में तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत भाग 3 पर अब हम जाएंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कि प्रबंध कला है या विज्ञान, क्या प्रबंध एक पेशा है और प्रबंध के कार्य क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये द्वितीय अध्याय यही समाप्त करता हूँ। तीसरे भाग में फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।